आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं। ये इंटरमीडिएट और हाई लेवल के सवाल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इज अबाउट, इसका मेन काम क्या है या ये किस लिए है? तो इसका उत्तर है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यानी इसका उत्तर आएगा बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की बल्कि ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, यानी एक कोर्स में एक पार्ट है। और मेन काम यही है कि जिस तरीके से इंसानी दिमाग सोचता है, मशीन भी इस तरीके से सोच सके, इंटेलिजेंटली सोच सके। हु इज फादर ऑफ एआई और हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई? तो एआई के पिताजी कौन है, या ये कहें कि सबसे पहले पायनियर कौन थे और शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर है जॉन मैकार्थी साहब। जॉन मैकार्थी साहब हैं। वैसे तो फाउंडिंग फादर्स कई सारे हैं, लेकिन इनको श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक तो ये शब्द इन्होंने ही कॉइन किया था, मतलब इन्हीं ने बनाया था ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक डार्टमाउथ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में, जहां पर इस शब्द का आधिकारिक रूप से अनावरण हुआ और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ये एक पायनियर है इस फील्ड में, जॉन मैकार्थी साहब, और इसीलिए इनको इसका फादर कहा जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर दैट अ ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड। अब ब्लाइंड सर्च का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर है स्मॉल स्पेस सर्च। ब्लाइंड सर्च जो है वो एक तरीके की अनइन्फॉर्म तरीके की सर्च है। सर्च का मतलब ये होता है कि अगर कुछ आपके पास चीजें हों और उसमें आपको कहा जाए कि ये ढूंढो, तो किस तरीके से इस पे आया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, और क्योंकि यहां पर कुछ बताया नहीं जाता है, राइट? जैसे मान लीजिए क्लोजनेस है या कोई लोकेशन है कि भाई यहां जाके पता कर लीजिए, तो सबसे बढ़िया अगर आपको ब्लाइंड सर्च लगाना है तो ये जो स्पेस है ये थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। जैसे कोई क्लू तो है नहीं, सर्च ब्लाइंड है, इसीलिए ऐसी इतनी कम जगह हो जहां पर एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो, अदरवाइज तो ये अनएंडिंग हो जाएगा। द applications ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, पहले मैं सारे दिखा देता हूं आपको। इसमें ऑटोमोबाइल्स आता है, बिजनेसेस हैं, एजुकेशन है, फिनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, गेमिंग है, गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर है। तो आप यहां जो देख रहे हैं ये सारे के सारे आते हैं इसमें। और भी अगर आप कोई रिसर्च करें, और कई जगह पर रिसर्च चल भी रही है, तो कहने का मतलब यह है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, डी। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर्स लेस मेमोरी? कौन सा ऐसा सर्च है जिसमें कम मेमोरी लगती है? तो इसका उत्तर है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहां डेप्थ में जाते हैं। अगर ब्रेड फर्स्ट सर्च जो इसके साथ ही बोली जाती है, या ये कहें कि इसके समकक्ष है, उसमें क्या होता है, पहले हम एक पूरी ब्रेड को कवर करते हैं, फिर अगली ब्रेड पे जाते हैं। यहां पर क्या है कि हमको वही रखना है जिसकी ज़रूरत है, यानी उन नोड्स की इंफॉर्मेशन रखनी है डेप्थ फर्स्ट सर्च में जिसकी ज़रूरत है। तो जब केवल उतनी ही चीज़ें रखी जा रही हैं जिसकी ज़रूरत है, तो मेमोरी इसमें कम लगती है। ये इसका उत्तर यही है कि कम मेमोरी इसलिए रखती है कि वही नोड्स की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, रूट नोड टू करंट नोड, बस, इससे ज़्यादा नहीं। If a robot is able to change its own trajectory as per the external condition, या कहें environment, then the robot is considered as the। अब रोबोट को आपने कुछ बताया नहीं, बस उसको लर्न करा दिया, सिखा दिया, और वो अपने आप जैसे ही कोई व्यवधान आता है वो अपने आप अपनी जगह बदल देता है या एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट करता है। तो ऐसे टाइप के रोबोट को हम इंटेलिजेंट कहते हैं, समझदार। तो इसमें अगर स्मार्ट रोबोट की बात करें तो इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है, जेस्चर सेंसिंग है, यानी अगर आप कोई भी जेस्चर करेंगे वो उसको सेंस करेगा, समझेगा,
और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जाती है, जैसे कभी कभी सॉन्ग पे डांस करता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आजकल के रोबोट में होती है। इसको ये जो इनको हम एजेंट कहते हैं बेसिकली, अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको एजेंट्स कहते हैं और ये एआई एजेंट्स या रैशनल एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई। तो पर लैंग्वेज का काम ही अलग है। बाकी ये जो आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी यूज होती है एआई में। तो इसका उत्तर है कि जो नहीं यूज होती है वह है पर्ल। पर्ल कौन कौन सी कॉमन यूज होती है? जैसे आर प्रोग्रामिंग हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, हैस्केल है, जावास्क्रिप्ट है, जूलिया, जावा, पाइथन, और बाकी यहां तो आप देख ही रहे हैं लिस्प, प्रोलॉग और पाइथन। A technique that was developed to determine whether a machine could or could not demonstrate the artificial intelligence known as the। तो इसमें हुआ ये, पहले मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। तो एलन ट्यूरिंग साहब है, कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इसमें काम किया है और कोड ब्रेकिंग में इनको बहुत महारत हासिल थी। तो ये जो साहब हैं इन्होंने 1950 में एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें भी सोच सकती हैं? और जो 1950 में उन्होंने सोच लिया, आप देखिए 2021-22 में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एलन ट्यूरिंग साहब ने एक टेस्ट बनाया, बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये, इसका ट्यूरिंग टेस्ट। उन्होंने कहा कि क्या एक मशीन, जैसे या कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड या वुड का कार्डबोर्ड, कपबोर्ड, क्या ये बोल सकता है? तो लोगों ने हंसना शुरू किया। उन्होंने कहा बस यही तो है कि हम बोल के बता सकते हैं, मशीन्स बोल नहीं सकती हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस होगा। तो ये जो बात उन्होंने की थी बड़ी समझदारी वाली की थी। तो 1950 में मैथमेटिशियन और कंप्यूटिंग के पायनियर, जिनको हम एलन ट्यूरिंग कह रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है ये। तो इन्होंने ये कहा कि क्या मशीन सोच सकती है, और ये सेमिनल पेपर में कहा। मतलब सेमिनल पेपर मतलब होता है पाथ ब्रेकिंग काम। तो एक इमिटेशन गेम से बड़ा ये प्रेरित था, और बाकायदा इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी, इमिटेशन गेम ही कहते हैं उसको। और ये टेस्ट बड़ा सिंपल था। इसमें क्या होता था कि एक साहब है, ये सवाल पूछेंगे, मशीन से भी पूछेंगे और किसी ह्यूमन से भी पूछेंगे, लेकिन इनको पता नहीं है। इनके बीच में देखिए यहाँ पर दायरा है, तो इस दायरे से ये देखते पा नहीं रहे हैं, बस ये पता करते हैं कि भाई मशीन जवाब दे रही है, ये जवाब दे रही है। और इससे वो पता करते हैं कि इसी से पता चलता है कि ट्यूरिंग टेस्ट से कि मशीन इंटेलिजेंट है कि नहीं है, दे कैन थिंक और नॉट। द कॉम्पोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज, एक्सपर्ट सिस्टम ये होता है क्योंकि एआई और एक्सपर्ट सिस्टम को साथ बोला जाता है। एआई का आप समझ लीजिए कि बचपना कह सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे आजकल के जो चैट बॉट्स हैं, आप कुछ पूछते हैं कि भाई मेरी टिकट कैंसिल करानी है, तो अपने आप जवाब आ जाता है। आप कैंसिल लिखते हैं, अपने आप जवाब आ जाता है, आपको लगता है कि वहाँ कोई बात कर रहा है। तो इस तरीके के एलिजा वगैरह एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए थे। तो वो तरीका क्या होता है कि जो भी आप एक यूज़र है वो कुछ चाहता है, जैसे एक डॉक्टर से बात करना चाहता है, जैसे ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं, तो ये ह्यूमन एक्सपर्ट है, इनसे नॉलेज ली जाती है और इसका नॉलेज बेस बनाया जाता है। और हर एक जो चीज़ ये पूछने वाले हैं उसके हिसाब से एक इन्फेरेंस इंजन बनाया जाता है कि ये पूछेंगे, उसका जवाब यहाँ इनको मिल जाए। तो ये इसके कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कॉम्पोनेंट है वो सारे के सारे आ रहे हैं। नॉलेज बेस भी आपको दिख रहा है, इन्फेरेंस इंजन भी दिख रहा है, और यूज़र इंटरफेस भी आपको दिख रहा है। तो एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे मैंने बताया, एआई का पार्ट मान लीजिए या एआई का बचपना मान लीजिए, ये कई तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। खासतौर पे ऐसी डिसीजन मेकिंग, जैसे यहाँ पर कोई आया और कहा कि मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर बताएंगे क्या लेना, सर में दर्द के लिए अलग दवाई देंगे या अलग मशवरा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें आ रही हैं जिसका हमने उत्तर दे दिया अभी। Which algorithm is used in the game tree to make decision of win and lose? तो गेम ट्री जैसे आपने टिकटॉक टो वाला गेम होता है, चेस गेम होता है, और ऐसा आपको याद होगा कि आईबीएम के वॉटसन ने गैरी कास्परोव साहब को हरा दिया था, जो उस समय के वर्ल्ड चैंपियन थे चेस के। कैसे हुआ ये एल्गोरिथम जो वहां पर लगा था वो था मिन मैक्स एल्गोरिथम। मिन मैक्स एल्गोरिथम जो होता है उसको मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक डायरेक्टेड ग्राफ है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो नोड्स आप देख रहे हैं,
ये नोड, ये पोजीशन बताते हैं गेम में अभी कहाँ है, और एजेस बताते हैं कि मूव्स क्या है, कि अब आपको कौन सी चाल चलनी है। तो मिन मैक्स एल्गोरिथम में आप देखिए ये मैक्स है और ये मिन है। मान लीजिए ये आप है, तो आप चाहेंगे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो, और ये जो मिन है वो चाहेगा कि आपको उसको मैक्सिमम फायदा हो, मतलब आपको मैक्सिमम नुकसान हो, यही तो है, मतलब आपको मिनिमम मिले। तो अगर आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए इस यहाँ का भार है 2, 5 और यहाँ का भार है 2, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 5 मिल जाए। लेकिन ये मिन कोशिश करेगा, मतलब आपका ओपोनेंट जो है, ये जैसे 2 पार्टी है ना, आप 5 चाहेंगे 5 और 2 में, ये चाहेगा कि आपको 2 मिले, तभी तो आपको हरा पाएगा। इसी पे मिन मैक्स एल्गोरिथम चलता है कि भाई जब भी आप चाल चलोगे, आप मैक्सिमम पाना चाहोगे, और जब वो चाल चलेगा तो वो आपको मिनिमम देना चाहेगा। इसी पे चलता है। इसका एक थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन भी है, इसके बारे में एक सवाल आएगा और तब डिस्कस करेंगे। द अवेलेबल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेट स्पेस सर्च। तो कितने वेज हैं आपके पास, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है, इसका मतलब 2 तरीके हैं आपके पास। तो देर आर ओनली 2 वेज कि कैसे स्टेट स्पेस सर्च। देखिए स्टेट की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है मतलब जगह, और सर्च की बात हो रही है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि कैसे, जो हमारे पास पहला ये समझ लीजिए कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन, जितनी भी चीज़ें हमें अलाउ की गई हैं, उस हिसाब से हमें क्या एक्शन लेना है, पहली चीज़ ये हो गई। और उसके बाद जितनी भी टेक्निक या सर्च अवेलेबल है उसको कंबाइन करके सर्च करना है, ताकि अभी का स्टेट जिसे हम करंट स्टेट कह रहे हैं उससे अच्छी स्टेट में, गुड स्टेट में, अच्छे स्टेट में जा सके। तो 2 तरीके हैं इसके। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच इज नॉट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा ये, तो आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी दिख रही हैं। लेकिन इसमें ज़रा सा एक हल्का सा पेंच दिया है सवाल में, आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, ये इसमें नहीं आता है। तो उत्तर इसका सी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी होती है। एक तो रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी है, इन्फरेंशियल एडिक्वेसी है, इन्फरेंशियल एफिशिएंसी है, और एक्विजिशनल एफिशिएंसी है। यानी कि आप नॉलेज को दिखा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, नॉलेज आपके पास इतनी हो जिससे हम कुछ इन्फ्लुएंस निकाल सकें, और जो इन्फ्लुएंस निकाल सकें वो ज़रा एफिशिएंट हो, और फाइनली जो नया नॉलेज है उसका इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका सी। ये सारे आपको दिखा दिए मैंने। इन एन एआई एजेंट परसीव्स एन एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग। तो एआई एजेंट होता क्या है पहले आप देखिए, फिर मैं आपको उत्तर पे आता हूँ। ये बहुत बार ये चित्र आप देखेंगे तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये एक एआई एजेंट है, यानी एक एजेंट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वो लगा सकता है। ये एनवायरनमेंट है, इसके आसपास जो भी है उस सबको एनवायरनमेंट में ले लेंगे। अब जैसे एक इंसान है, वो आंखों से देखता है ना, तो वो सेंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि किसी मशीन में तो आंखें नहीं होंगी, सेंसर होंगे। वो उससे परसीव करेगा, परसेप्ट करेगा, देखेगा, छू के सेंस करेगा, वो भी सेंसर ही होंगे। उसके हिसाब से ये अपने हाथों और पैरों से एक्शन लेगा, यानी इफेक्टर्स से एक्शन लेगा। तब आते हैं यहाँ पर जवाब पे। तो आप देखेंगे एन एआई एजेंट परसीव्स एंड एक्ट्स अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग, क्या लेके करता है। तो इसमें पहला तो सेंसर है, पहले तो ये देखेगा, समझेगा, और उसके बाद ये अपने आंखों, हाथों और पैरों से इस पर एक्ट करेगा। विच रूल इज अप्लाइड टू फॉर दी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। रिफ्लेक्स क्या होता है, मान लीजिए एकदम से कोई गाड़ी आपके सामने आ गई, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं या साइड करते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्स होता है। और जब हम यहाँ पर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन एक्शन रूल है। यहाँ पर बड़ा एग्जाम्पल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से कोई सिचुएशन आती है, उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना है और उसी के हिसाब से क्या काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एकदम से आपको आ गया कि भाई आपका मैसेज आ गया कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट उस नंबर पे कॉल करेंगे। बाद में पता चलता है कि वो कोई फ्रॉड है, जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये एक्शन होता है, कंडीशन एक्शन रूल। विच एजेंट डील्स विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। एक एजेंट जब या तो खुश हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। तो इसका उत्तर है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताने की कोशिश की है मैंने। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है यूटिलिटी का। ये आपको वो बताता है कि कितना आपको सक्सेस मिल गया या सक्सेस नहीं मिला। तो क्या होगा कि अगर आपको जो
जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपने पाया है, मतलब जो एजेंट है जिसने जो भी पाया है, वो आपको हैप्पी करेगा, खुश करेगा या दुखी करेगा। तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, मतलब ये जो एजेंट है वो किसी भी स्टेट में जा सकता है। रैशनल एजेंट ऑलवेज डज दी राइट थिंग्स। तो रैशनल का मतलब ही है, आप कहते हैं ना भाई रैशनल से काम करो, दिमाग से काम करो, लॉजिक से काम करो, तो इसका मतलब ही यही है, ट्रू है, बिल्कुल सही है कि रैशनल एजेंट उनका बिल्कुल क्लियर गोल है कि जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, सबसे बड़ा करना है। तो इसका माना जाता है कि ये सही काम करेगा, तो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा हर एक एक्शन में। विच टर्म डिस्क्राइब्स द कॉमन सेंस ऑफ द जजमेंटल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहां पर एक शब्द बार बार आएगा आपका, मैथमेटिक्स में भी आपने सुना होगा और इसमें एआई में तो बहुत आएगा। इसको कहते हैं हम ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपको कोई काम दिया गया, इस काम को आपने समय अवधि में कंप्लीट कर लिया। ये ऑप्टिमल हो जरूरी नहीं है, बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपने बेस्ट तकनीकों का उपयोग करके इसको सॉल्व कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, चाहे कॉमन सेंस से किया, चाहे किसी तरीके से किया। इसी को हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो यहीं पे आ गया कॉमन सेंस या जजमेंटल पार्ट, जो आपके दिमाग ने कहा, आपकी समझदारी ने कहा, उसको यूज करके आपने चीजों को सॉल्व किया। Which AI technique enables the computer to understand the association and relationship between objects and events? तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो दो चेहरे हैं, ये क्या है तो आप बोलेंगे हंस रहा है, ये क्या है तो आप रो रहा है, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन केवल इसको देख के आप बता सकते हैं कि हंस रहा है या रो रहा है ना? इसे हम पैटर्न मैचिंग कहते हैं। तो यही इसका उत्तर है, पैटर्न मैचिंग, कि आपको यहां पर एक टेक्स्ट है, ठीक, अब इसमें ये पैटर्न मैच कराना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, देखेंगे ए बी ए यहां मिल गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ए बी ए मिल रहा है, यहां मिल गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ए बी ए यहां मिल गया, तो 3 जगह पे ये पैटर्न मैच हो गया। इसी को पैटर्न मैचिंग कहते हैं। तो ये इसने देखा गया, इसने एसोसिएशन देखा, आपस में एसोसिएटेड कैसे हैं, इनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है, ऐसा तो नहीं कि एसोसिएटेड है लेकिन ये ए बी ए ही चाहिए, बी ए नहीं चलेगा, तो यही पैटर्न मैचिंग है, ये इसका उत्तर है। द एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम इज वेयर। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होगा कि आपको कहीं छोड़ दिया गया, आपके लिए नई जगह है और बोला गया कि भाई एक्सप्लोर करो आप, तो आप अपने घर कैसे आएंगे ये भी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूछते पाछते, ढूंढते, अपना मैप वैप देखते आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है इसका वो है एजेंट डज नॉट कंटेन दी नॉलेज ऑफ स्टेट्स एंड एक्शन। क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, ये इसको कुछ पता नहीं, इसीलिए हम इसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो अलग अलग ये प्रॉब्लम टाइप्स होती हैं जो हम प्रॉब्लम देते हैं किसी मशीन को या अपने सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को। तो इसमें अननोन जब स्टेट स्पेस होता है तो इसमें आप देखिए ये एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम यहां आता है, यही इसका उत्तर है। In the Wampus world problem, the reason for the uncertainty is that the agent sensor gives only। अब Wampus वर्ल्ड प्रॉब्लम पहले आपको दिखाऊं कि इसमें होता यह है कि ये एक एजेंट है। अब एजेंट जो है वो एक एक स्टेप चल सकता है और एक एक स्टेप चलते चलते देखेगा कि कहीं उसको ये पिट मिल रहा है, कहीं गड्ढा है, कहीं पे ट्रेजर मिल जाएगा, कहीं पे उसको सोना चांदी मिल जाएगा, कहीं पे हवा है, कहीं पे स्टेंच है, तो ये सारी चीजें उसको मिल रही है। लेकिन अब इसमें पूछा गया है द रीजन फॉर द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का रीजन क्या है? तो अनसर्टेनिटी का रीजन ही ये है कि पार्शियल और लोकल इंफॉर्मेशन, उसको आधी अधूरी, अधूरी तो नहीं कहूंगा, उसको केवल इतनी जानकारी मिल रही है कि ये यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है पता नहीं, और उसको ये पता है केवल बगल में क्या है और नहीं पता उसको। ठीक है जी, इसीलिए पार्शियल लोकल इंफॉर्मेशन इसका सही उत्तर होगा। द सर्च एल्गोरिथम विच इज सिमिलर टू द min-max सर्च बट रिमूव्स द ब्रांचेस दैट डोंट अफेक्ट द फाइनल आउटपुट इज नोन एज। आपको याद है हमने min-max सर्च का एक क्वेश्चन लिया, फिर मैंने आपको बताया था कि उसका एक थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है अपने पास, वो है अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होता है कि यहाँ मिन और मैक्स की बात चलती है, लेकिन ये देखा जाता है कि जब हम इस नोड पे आए तो यहाँ नोड पे जाना है और यहाँ नोड पे जाना है, तो ये पहले ही देख लिया जाता है कि इस नोड को लेने का फायदा है कि नहीं। अगर फायदा नहीं है इसका, या फिर हमारे एक्शन पे, या फिर कहें
कि फाइनल डिसीजन पे ये नोड कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो इसको भी छोड़ दिया जाएगा। वैसे तो सबसे पहले लास्ट में जाते हैं क्योंकि ये ब्रेड आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे तब शुरुआत करेंगे। तो हो सकता है कि पूरी की पूरी ब्रांच ही हटा दी जाए, पूरी की पूरी जो सब ट्री है वही हटा दी जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, वो आपके फाइनल इफेक्ट पे जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हमको इसको दोबारा क्यों चेक करना है, दोबारा क्या एक बार भी चेक क्यों करना है। तो इसे अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द अल्फा बीटा प्रूनिंग कैन बी अप्लाइड। तो फिर इसका सीधा उत्तर है कि भाई किसी भी डेप्थ तक जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा ना, किसी भी डेप्थ तक आप जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया पूरी की पूरी सब ट्री हटाई जा सकती है, एंटायर सब ट्री, पूरा का पूरा यही पार्ट गायब कर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, एनी डेप्थ। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फेरेंस रूल। इन्फेरेंस का रूल का मतलब ये है, किसी ने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ना आज पैसा नहीं, तो इससे इन्फ्लुएंस क्या निकालेंगे आप, या तो ये गरीब है, या ये मुझसे पैसा मांग रहा है, या किसी परेशानी में, या दुखी है। कई इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में कहा जाता है उसी तरीके से आती है। तो आप देखिए ये रेजोल्यूशन है बेसिकली इसका आंसर, विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लुएंस रूल। तो रेजोल्यूशन यही है कि आप क्या नई चीज़ें निकालते हैं। जैसे हर ईयर की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन नहीं ले लेते हैं आप, उसी तरीके का कि भाई तमाम तरीके के हमारे सिंबल्स हैं, उसका यूज़ करके हम चीज़ें इन्फ्लुएंस निकालते हैं। तो रेजोल्यूशन इसको हम इन्फ्लुएंस रूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें मिला के चीज़ें बताते हैं। अब ये जो सवाल है इसको हम अगली बार करेंगे। करीबन हम 55 करीब क्वेश्चन लेंगे और ये सारे कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम सब बता दें आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।